नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम बिहारी के फेसबुक पेज पर। और मेरे साथ अभी स्क्रीन साझा कर रहे हैं युवा पत्रकार हर्षित कुमार। हर्षित जी के बारे में हमने इससे पहले वाले लाइव में भी चर्चा की। हर्षित जी युवा पत्रकार हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ सामाजिक सरोकार के अपने दायित्व को निभाते हैं। आज के इस चर्चा का विषय है बिहार का चुनावी मिजाज। तो इसी चुनावी मिजाज पर चर्चा करने के लिए हम बिहारी के दर्शकों के तरफ से आपका ढेरों अभिनंदन, आभार। जी धन्यवाद हर्षित जी। अभिषेक जी। जी आप लोगों हर्षित को जी, पहले जैसा बहुत कि बहुत आज बधाई। जी 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 जी, कहिए कहिए। जै, जी जैसा जी कि जी। आज का हमारा विषय है, हम पहले ही अपने समय से अधिक लेट हो चुका है, हमें देर हो चुका है। तो विषय पर आते हैं कि हमारा आज का विषय है बिहार का चुनावी मिजाज। तो आपको क्या लगता है इस बार बिहार का चुनावी मिजाज कैसा है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपको आपकी पूरी टीम को। और आपने ये जी मौका दिया। और ग्राउंड पे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी देखा मैंने, अलग विषयों पर आप लोग जी ग्राउंड के वास्तविकता को लेकर काम कर रहे हैं। जैसा कि जी आपने कहा है कि बिहार का जो राजनीतिक मिजाज, अगर हम शुरू घोषणा में से देखें, बिहार का चुनाव जब घोषित हो रहा था उससे लेकर अभी तक देखें तो बहुत चीजें, परिस्थिति अब धीरे धीरे बदलनी सी लगी है। एनडीए जो जी बहुमत पहले दिख रहा था सीधे तौर पर, अब वो कहीं ना कहीं आरजेडी से टकरा आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। एक तो लोजपा का विरोध होना, दूसरा बीजेपी के अंदर से प्रॉपर नेतृत्व का संकट हो जाना। अगर हम इन सब चीजों को देखें तो नीतीश कुमार के नाम से जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी असर है, धीरे धीरे अब दिखने लगा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि तेजस्वी ने इस बार आपको प्रॉपर क्या कहते हैं, परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है। और उसमें अगर आप देखें तो टिकट बंटवारा जाति के आधार पर कुछ दबंग लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। बेशक लोजपा के कैंडिडेट हो, मतलब किसी के पिताजी लोजपा के बहुत बड़े नेता हो, और उनको भी आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया है। नए नए चेहरे, कुछ युवाओं को भी टिकट दिया, जयप्रकाश यादव की बेटी को भी टिकट दिया है पिछले दिनों। तो ये प्रयोग वो कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये परिणाम लेकर क्या आता है। अगर हम गौर करें तो पहले सीधे तौर पे एनडीए देख रही थी, अब आरजेडी उससे टक्कर लेने के लिए तैयार है। अब वो कैसा परिणाम लाता है ये तो वक्त के साथ धीरे धीरे तय होगा। लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं हर्षित जी की कांटों का टक्कर है इस बार, कोई किसी बिल्कुल। से कम नहीं वाली बात। कोई किसी से कम वाली बात नहीं है, क्योंकि की टक्कर तो पहले भी होती। चुनाव के समय में 1000, 2000, 5 तक वोट के मार्जिन से लोग जीता करते थे। लेकिन इस बार देखना है कि एक जनरेशन चेंजेस है। लालू यादव के पुत्र हैं, बेशक उनकी उम्र कम है, लेकिन नीतीश कुमार का एक है, एक नेतृत्व, युवाओं का नेतृत्व आ रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है। बेशक वो एक पीढ़ी, उनको पिछले अपने पिताजी के वसीयत में कहते हैं, या उनके उनका पूरा का पूरा काम उनको मिल गया है, लेकिन टक्कर नीतीश कुमार दे रहे हैं, ये देखना है। हर्षित जी, जैसा कि लालू यादव के जंगल राज का ब्रांडिंग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने किया है, तो तेजस्वी क्या उस ब्रांडिंग के दाग को धो पाएंगे, जंगल राज के दाग को? क्या सत्ता विरोधी लहर हाँ, का फायदा उन्हें मिल पाएगा? एक तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, 15 साल जंगल राज के नाम पे ही हमने बिहार के लोगों ने इस सरकार को देखा है और दिया है। और संभवतः एक थोड़ा सा डर है, जो वोटर वहां तक जाएगा, वो खास करके जो तथाकथित सवर्ण समाज हम कहते हैं, उनमें ये डर है कि अगर ये सरकार आई तो क्या पहले के तरह वाली जंगल राज वाली स्थिति आएगी। तो ये एनडीए के फेवर में जाता है, लेकिन वो प्रॉपर उतना नहीं जाता है जितना 15 साल नीतीश कुमार को तौर पे मिला है
जंगल राज के नाम पे, कहते कहते जंगल सुशासन के नाम, इन्होंने तो आप क्या मानते हैं, राजद की छवि में सुधार आया है? राजद की छवि में सुधार आया है पहले से? राजद के छवि में नहीं, राजद के छवि में सुधार नहीं आया है। राजद ने जो टक्कर देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है ना, आप टिकट देखें ना, टिकट जो दिया है, जी जी, ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत साफ सभी के लोगों को लाके दिया है, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, दबंग प्रवृत्ति का हो और ग्राउंड के रियलिटी से कहीं ना कहीं बखूबी हो। रितु जायसवाल को टिकट देना और आपको क्या कहते हैं, कोसी एरिया में सहरसा में लवली आनंद को टिकट देना, शिवर से बेटे को टिकट देना, जयप्रकाश के पुत्री को, जयप्रकाश यादव पुत्री को टिकट देना, उसके बाद एलजेपी के जो सांसद हैं उनके बेटे को टिकट देना वहां से, बख्तियारपुर से, सहरसा वाले जो बख्तियारपुर वहां से। तो ये दिखाता है कि ये सत्ता के लिए अलग अलग तरीके से उस पर कि बीजेपी और अन्य पार्टियां नहीं कर रही। जी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, हर्षित जी का कहना है कि राजनीतिक परिपक्वता का परिचय इस बार चुनाव में दे रहे हैं। विभिन्न तरीके के बाहुबल उम्मीदवार से लेकर के जमीनी स्तर पर पकड़ रखने वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतार रहे हैं। इसके साथ ही हर्षित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में जो तमाम तरह की नई दलें सामने आई हैं और तमाम तरह के गठबंधन सामने है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन है, पप्पू यादव का गठबंधन है और लोजपा का राजग से अलग होना भी है, तो इन सभी का खामियाजा तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा या लाभ मिलेगा? इन सभी के अलग अलग गठबंधन को आप तेजस्वी यादव के प्रतिपक्ष में कैसे देखते हैं? एक तो आपको समझना पड़ेगा आरजेडी का कैडर कौन है। ओके, आरजेडी का कैडर एमवाई समीकरण से बिहार में चलता है। अब एमवाई समीकरण में पप्पू यादव जब आते हैं तो वाई समीकरण जो आपको सीमांचल वाला एरिया है, कोसी वाला कुछ एरिया, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया जहां से वो सीमांचल वाला एरिया, तो यहाँ थोड़ा सा वाई समीकरण है, लेकिन उस वाई समीकरण को आरजेडी कहीं ना कहीं परास्त करेगी। इसका जो समीकरण है, जो वोटर जाता है वो डिसीजन लास्ट का डिसीजन होगा कि वो जब देखेगा कि पप्पू यादव की पार्टी प्रॉपर एनडीए को टक्कर नहीं दे पा रही है, तो वो वोटर आरजेडी को वोट करेगा। जैसे कि नैया कुमार वाले लोकसभा के चुनाव वाले सीट में आप देखें तो वहां के यादवों ने आरजेडी के कैंडिडेट को वोट दिया, ना कि कन्हैया कुमार को वोट दिया। ओके, मुसलमानों का वोट थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ था, लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है, तो वो परिपक्वता का परिचय उस समय दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव जो लीडरशिप है वो सीमांचल और आपको कोसी के कुछ एरिया तक सीमित है। वोट काटेगा, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा जितना संभावनाएं जताई जा रही। जहां तक लोजपा का सवाल है, तो पिछले इसमें लाइव में आपको मैं बता ही रहा था कि जो रामेश्वर चौरसिया हैं, जो पहले अमित शाह के साथ लोकसभा के चुनाव में 2014 के लोकसभा के चुनाव में वो सह प्रभारी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश का, वो लोजपा में चले गए हैं। वहीं जो संगठन मंत्री झारखंड हुआ करते थे आपको राजेंद्र सिंह, वो लोजपा में चले गए हैं। तो बीजेपी खेमा का जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चिराग में वो लीडरशिप देख रहे हैं जो कि सुशील मोदी के अंदर नहीं दिखता। मोदी जी तो कहते हैं कि आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता नहीं चाहिए, लेकिन बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर होने की कोशिश में नहीं है। तो बीजेपी के अंदर के लोगों का लोजपा में जाना कहीं ना कहीं संकेत है कि वो टक्कर देने की स्थिति में आ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ रहना है तो नए लीडरशिप को डेवलप करना होगा या नए सिरे से विचार करना होगा उस गठबंधन के लिए। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं लोजपा में गए हैं, तो वो कैडर का वोट ले जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ये बीजेपी के कैडर का वोट ले जाएंगे। ये जो लोग वो बीजेपी के लिए नुकसान जो है ना कि जी जी,
जी, जैसा कि आपने बताया कि पप्पू यादव के तरफ मुस्लिम समुदाय का वोट थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा, लेकिन इसका ज्यादातर खामियाजा तेजस्वी को शायद ना उठाना पड़े। एक सवाल बिल्कुल। आपसे है कि एक सवाल आपसे है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से ओवैसी की एआई मीम के साथ गठबंधन किया है, वहीं पे जाप पार्टी ने एसडीपीआई और तमाम ऐसे दलों के साथ संगठन किया है कि वो एम कैटेगरी का वोट अपने तरफ शिफ्ट करा सके। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा कुछ सीटें लेने में कामयाब हो पाएंगे ओवैसी के साथ से? हाँ, अभिषेक जी, गौर करने की बात है कि हमारी उम्र और आपकी उम्र उस समय कम होगी। 2004 के चुनाव के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। 2000 चुनाव, उस समय नागमणि, नरेंद्र सिंह, दिग्विजय सिंह और ऐसे देवेंद्र यादव जैसे लोगों ने तीसरा मोर्चा का बनाना शुरू किया। और उसका हश्र क्या हुआ, ये लोग हर चुनाव के समय जो जातिगत राजनीति, उस समय प्रभुनाथ सिंह भी उसमें थे और ये जो शिवानंद तिवारी हैं वो भी उस मंच पे आए थे कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ 2004 के बाद, देखिए कहीं ना कहीं ये लोग उसी दल में आके शिफ्ट हुए, चाहे वो नागवनी हो या देवेंद्र यादव तो अभी कहीं ना कहीं साइड है। और क्या कहते हैं आपको, शिवानंद तिवारी है। शिवानंद तिवारी है, वो प्रभुनाथ सिंह है, तो फिर से कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं। तो वहीं आके तो ये चुनाव के समय जो उठता है उबाल पानी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के तौर पे ये गठबंधन और जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया ओबीसी के साथ, ओबीसी का क्या छत्रप है, ओबीसी का वोट, जो वोट आना है वो तो सीमांचल में वोट आना है ओबीसी का, सीमांचल किशनगंज साइड में, वहां ये कितना परसेंट वोट आ पाएंगे, ले पाएंगे, ये गौर करने वाली बात है। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चित्त का सवाल है, कुशवाहा के एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा इसी में कि हाथी की सवारी बिहार में कहीं उन्हें भारी तो नहीं पड़ने वाली? नहीं, बिल्कुल भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उनका जो उदय हुआ था वो बीजेपी ने उनको नीतीश कुमार के बराबर का लीडरशिप मान लिया था, नेता मान लिया था उस जाति का। और उनका वहम यह है कि वो उस जाति से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो अपने आप को मुख्यमंत्री मटेरियल मानते हैं। तो ये क्या होता है कि उस चुनाव के अंदर बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं था, उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने स्पेस दिया और सीटें दी, और वो सीट जीत करके फिर वो केंद्र में मंत्री बन गए, स्टेट मिनिस्टर भी बन गए, और बिहार में उनकी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई थी गठबंधन के हिसाब से। लेकिन ये गौर करने वाली बात है, वो जातिगत वोट बैंक वो ला सकते हैं, कुछ जातिगत 1 से 2% वोट को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी जाति की वोट है, लेकिन वो सीधे तौर पे उसको लीडर लोग नहीं मानेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की हर्षित जी जानना चाहेंगे कि कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा के अकेले होने पर उन पर कितना भरोसा जताएंगे? देखिए, वो अकेले होने पर अब तो उनकी, हाँ, अब तो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में चले गए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका क्या विश्वास रहा होगा। वो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं ला सके, तो जो कि वो ऑप्शन आ सके, तो जो कोयरी कुर्मी वोट को एक उसमें देखिए, खांचे में देखिए, वो नीतीश कुमार को भी उतने ही करीब मानते हैं, बेशक उसमें प्रतिनिधित्व कम है उस पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा वाले का, लेकिन नीतीश कुमार को कहा जाता है, उस पर खासा प्रभाव देखा जाता है, लव कुश समाज जिसे बिहार में कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, उसका नीतीश कुमार का बिल्कुल बिल्कुल और उसका प्रभाव है, नीतीश कुमार का भी वहां प्रभाव है। वो नीतीश कुमार पे भी उतना ही ट्रस्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं जितना कि उपेंद्र कुशवाहा को देते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ मात्राओं में जो भावनात्मक वोट है ना, जातिगत भावनात्मक, वो वोट उनके सीट को प्रभावित करती है नहीं करती ये नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार उस सीट को प्रभावित जरूर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कम संख्या वाले में लीडरशिप क्वालिटी नीतीश कुमार के अंदर है, तो वहां जनता वोट करती है। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने राजनीतिक करियर के सबसे पेचीदे दौर से गुजर रहे हैं? क्या यह फैसला उनके लिए इस चुनाव में आत्मघाती साबित हो सकता है, या फिर नहीं, इस चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा की पार्टी का भविष्य कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो पार्टियां आते हैं चुनाव के समय उफन करके, इनका अस्तित्व, ये जातिगत पार्टियां हैं, ये अपने आप को जाति के आधार पे
प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं इस जाति का हूं इसीलिए मुझे वोट मिलेगा, इसीलिए मुझे स्पेस मिलेगा। बीजेपी के साथ संकट क्या थी जब ये गठबंधन में आए, उस समय जो लव कुश समाज आपने जैसा कि कहा, उस समय उनके पास लीडरशिप नहीं था बिहार के अंदर, तो इन्होंने उसको स्पेस दिया और इन्होंने उसको प्रॉपर भुनाया भी। केंद्र में आपको एमएचआरडी स्टेट मिनिस्टर इनको बनाया उन्होंने, शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार बना करके इनको रखा वहां। तो समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन दिया, किस लिए दिया, कि ये नीतीश कुमार के को टक्कर दे सके। लेकिन हुआ क्या, नीतीश कुमार ही आ गए बीजेपी के में, जो कि उनका पुराना रिश्ता था उनके साथ, वो सारा गठबंधन, तो वो अब नीतीश कुमार के बराबर में आप उपेंद्र कुशवाहा को नहीं रख सकते, चाहे वो बिहार में हो या बीजेपी के लिए गठबंधन के लिए हो। और आरजेडी से इनका निकलना, मुकेश सहनी का निकलना, ये लोग अपने आप को उससे अधिक मानते हैं जितना इनको सीट दिया जाना चाहिए था, ठीक ना। और आरजेडी पर हम आते हैं, आरजेडी पर आते हैं हर्षित जी। आरजेडी से जुड़े कुछ सवाल हैं आपसे हम लेंगे। उससे पहले इस सवाल का एक अंश था कि पप्पू यादव के साथ जो एसडीपीआई जैसे तमाम पार्टी का गठबंधन हुआ है और चंद्रशेखर रावण आए हैं, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी दलित वोटर और मुस्लिम वोटर को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को नुकसान कैसा होता देख रहे हैं, तो राजद के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं पप्पू यादव के? एक तो आपको मैं बता दूं कि और एसडीपीआई का क्या प्रभाव बिहार में, कैसा प्रभाव लगता है आपको एसडीपीआई और चंद्रशेखर रावण का? चंद्रशेखर, देखिए ये सब जो है ना, चंद्रशेखर राव, ये सब पोस्टर बॉय हैं, ओके। पप्पू यादव भी जब शाहीन बाग का मामला था उस समय भी उस मंच पे गए थे, उनके साथ खड़े हुए थे, और उस समय भी वहां जो लोग कुछ लोग थे वहां, उनको कुछ में से उन्होंने अपनी पार्टी का प्रवक्ता भी नियुक्त किया है अभी हाल के, सोहिब जमई की तरह लोग, अब वो कहता है कि हम प्रवक्ता हैं, तो ऐसे लोगों को नियुक्त किया है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो ग्राउंड पे वोटर होता है ना, वो वोटर उस भावना के साथ वोट नहीं करेगा, क्योंकि जिस वोटर को ये प्रभावित करने के लिए कोशिश कर रहे किशनगंज का, पूर्णिया और जो सीमांचल वाला एरिया, मैं उसी एरिया की बात कर रहा हूं इनके लिए, वो वोट नहीं जाएगा इनके फेवर में, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि जब लालू यादव की सरकार थी तो 3-3 डेसीमीटर जो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम समाज के लोग थे, अब तो रोहिंग्या कहेंगे उसको हम, वो जो आए उनको जमीन दे दिया गया था आरजेडी के समय में, उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाया। वो जो भावनात्मक जितनी भी ये तिगरमबाजी राजनीतिक दलों की है, ये शायद 16% जो बिहार में की मुस्लिम आबादी है उनके वोट को साधने के लिए। हाँ, लेकिन आप ये जान लीजिए, ये जो 16% वोट है वो फिक्स जाएगी, 1% इधर से उधर होगा, 15% एक पार्टी को जानी है, राजद की जिसकी बात कर रहे हैं, राजद की। आपको एम समीकरण का जो तोड़ है, अगर राजद इस तरीके से चुनाव लड़ेगी तो वो उस तरफ ही वोट शिफ्ट करेगी, क्योंकि अभी तक जो बिहार चुनाव या सेंट्रल के चुनाव को गौर करें, मुसलमान उधर ही वोट करता है, मुस्लिम आबादी, अल्पसंख्यक आबादी बिहार में, जो बीजेपी और एनडीए को रोक सके, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, उसके खिलाफ में जाके वोट करेगी। तो ऐसे में प्रबल दावेदार इस बार तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। हाँ, टक्कर दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं वो। तो हर्षित हमें बता रहे थे कि जिस प्रकार राजद का कोर वोट रहा है, राजद एम वाई समीकरण, जिसमें एम का 16% और तकरीबन वाई के पास 15%, तो राजद के कुल मिलाकर के यही 31% वोट जो है उनके सिक्योर्ड वोट है, जो कोर वोट है। राजद से जुड़ा सवाल, जैसा कि आपने स्पष्टता से बताया दर्शकों को कि जो उहापोह चल रहा था रालोसपा के भीतर भी और पप्पू यादव के जनतांत्रिक जन अधिकार पार्टी के भीतर भी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इस चुनाव में राजद ने महागठबंधन तो नहीं कहे, बहुत सारे दल उससे बिखर गए हैं, तो सिर्फ यूपीए कहे तो बेहतर होगा। यूपीए की अहम दल राजद ने इस बार जो 29 सीटें जो कम्युनिस्ट पार्टी को दी है, वाम दलों को दिया है, यह 29 सीट का आंकड़ा आपको कितना बड़ा लगता है, और इन 29 सीटों को आप कैसे देखते हैं? क्या वाम दल इन 29 सीटों पर इतना प्रभाव डाल पाएगी जितना प्रभाव राजद का और बिहार में? बिल्कुल अभिषेक जी, ये समझने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लालू यादव के कार्यकाल में लेफ्ट को मिटियामेट कर दिया गया था, समझ गए, लेफ्ट के अस्तित्व को समाप्त करने का श्रेय लालू यादव को जाता है बिहार में।
लेकिन जी मनोज झा का बैकग्राउंड लेफ्ट का रहा है, और उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, मैंने जैसा कहा ना कि ये उसको फोकस कर रहे हैं कि जो वोट ला सके। ओके, जैसे मैं बिहार में आनंद मोहन के पत्नी को टिकट देना, ऐसे क्या कहते हैं उसको बख्तियारपुर से तो राजद, हर्षित लोजपा जी, सांसद की राजद क्या इस बारी वाम दल को बिहार में संजीवनी देने में कामयाब हो पाएगी? हाँ जो ये मूर्छित जो पड़ी है है बिहार में, मूर्छित वाम दल जो हाँ है। हाँ, ये आप समझ जाइए, ये वाम दल को जो क्या कहते हैं लालू यादव ने समाप्त किया था, मनोज झा ने अपने स्ट्रेटजी बना करके वाम दल को, जो मनोज झा का बैकग्राउंड रहा है वो क्या कहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में वाम पार्टियों से वो बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है, ऐसा नहीं कह सकते उसका उनका प्रभाव नहीं है। तो ये 26 सीटें जो लेफ्ट को दिया गया है, जिसमें माले को 21 सीटें हैं, सीपीआईएम एमएल को 6 सीटें, लगभग 8 सीटें लगभग दिया है, ऐसे कुछ है, लेकिन 21 सीटें जो माले को दिया जिसका अस्तित्व समाप्त था, उसको जीवित करने का श्रेय अगर ये सीट लेके आते हैं, भुना के लाएंगे ये, तो ये ले करके आएंगे। और एक चीज और गौर करने वाली बात है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया के अंदर जो अजीत सरकार, जो लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हुआ करता था, पूर्णिया के अंदर सांसद भी था, उसके हत्या का आरोप है पप्पू यादव पे, आरोप है। और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की मित्रता कुछ समय पहले बढ़ी थी, तो इस मित्रता को देखते हुए लेफ्ट ने भी कहीं ना कहीं पैर एक कदम कन्हैया कुमार से पीछे खींचा है। और गौर करिए आप, तो पप्पू यादव भी आरजेडी में कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे, उसको तो हाशिए पे धकेल दिया है, और वो अपने आप को लालू यादव के बराबर का नेता मानने लगे हैं वो, कि हमें उसके तौर पे यादवों का नेता देखा जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक के चुनाव में नहीं दिख रहा है। जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि राजद ने वाम दल को संजीवनी देने का काम किया है, तो वाम दल के परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम बात करें राजद के, अगर सीट बंटवारे के परिप्रेक्ष्य में माफ कीजिएगा, तो जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी बिहार में जो जमीनी कैडर है उतना मजबूत होता नहीं दिख रहा। इन तमाम चीजों के बारे बस बाद ऐसी क्या मजबूरी थी तेजस्वी के साथ जो कांग्रेस को 70 सीटें देनी पड़ गई? हाँ, क्योंकि ये कांग्रेस के लगभग सभी कार्यकर्ताओं में भी वो जोश, वो उमंग नहीं दिखता चुनाव के लेकर, जैसा उमंग जोश जदयू, भाजपा और राजद के कार्यकर्ताओं में दिखता है। हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना 70 सीटें का सवाल जहां तक है, क्या है कि कांग्रेस को आरजेडी को स्टेबल रखने के लिए केंद्र के राजनीति में इंटरफेयर करना जरूरी होता है। ठीक, लालू यादव ही एक ऐसे सिंगल पर्सनैलिटी है जो बीजेपी के साथ कभी भी नहीं गई है बिहार में। ठीक, एक बार तो लेफ्ट पार्टी ने भी बिहार में बीजेपी के साथ, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन किया था, यहां तक सवाल, लेकिन आरजेडी ने कभी नहीं किया है। तो केंद्र में जो विपक्ष का नेतृत्व खड़ा होता है, जो लालू यादव को प्रमोट करता है, फिगर मानता है, ठीक, उसके फिगर के आगे कांग्रेस उनको स्पेस क्रिएट करके देती है सेंट्रल में आने वाले समय में, क्योंकि लीडरशिप जो डेवलप होना है वो कांग्रेस के अंदर से ही होना है, बीजेपी के अंदर से आरजेडी के लिए स्पेस कम है, कांग्रेस के अंदर से है। इसीलिए सेंट्रल में बने रहने के लिए कांग्रेस के साथ आपको आरजेडी को जाना, वो एक स्ट्रेटजी बना के करने का निर्णय है उनका, और वो उनके लिए हेल्पफुल होता है कि सेंट्रल में अगर कांग्रेस आती है तो उनका दबदबा भी उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से अभी के दिनों में बिहार के चुनाव में आरजेडी के अंदर। जी, कुछ आखिरी सवाल आपसे लेंगे, इसके बाद ही इस लाइव को समाप्त करेंगे। आखिरी सवाल यह है कि इस बार बिहार चुनाव में तमाम दल के नेता अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नाम एक बारी मैं फिर से दोहरा दूं, नीतीश कुमार तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ही, वही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में सबसे आगे रेस में भागते हुए दिख रहे हैं। वही पप्पू यादव भी अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी घोषणा कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। एक नई नवेली पार्टी बना करके लंदन से आई वो पुष्पम प्रिया ने भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार
बार घोषित कर दिया है। तो इस बार जो तमाम तरह के मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिख रहे हैं, इनके सपनों को हकीकत में कितने विधायक इनके खाते में आते दिख रहे हैं आपको? चिराग पासवान को माफ कीजिएगा, भूल गया मैं, चिराग पासवान भी एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो तकरीबन 6-7 मुख्यमंत्री पद के दावेदार इस बार बिहार को मिल गए। अब तो बिहार शायद बदल जाना चाहिए हर्षित जी। हाँ, इसमें से तो 4-5 ऐसे हैं जो अपनी भी जमानत बचा पाए या ना बचाए पता नहीं उनका, ठीक ना। जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो बहम में जी रहे हैं, वो जिस सीट से वो चुनाव लड़े थे उस सीट पे भी हार गए थे पिछले दिन बाद, अपनी सीट भी बचा नहीं पाए थे। तो ये गौर करने वाली, जहां पुष्पम प्रिया का सवाल है, वो तो अभी वो केजरीवाल मॉडल क्रिएट कर रही है अपने आप को बिहार में, लेकिन दिल्ली नहीं है यहाँ बिहार। बिहार राजनीतिक पृष्ठभूमि पैदा कर देता है एक नए सिरे से। वो भाव के आवेग में बिजली, पानी और इसके आभा मंडल में वो अट्रैक्ट होने वाला समाज नहीं है। वहां की अपनी एक अस्मिता है, वहां का एक अपना कल्चर है, उसको लेकर वो नए सिरे से वो तैयार होगा। और जहां तक उसने भी टिकट दिया, कुछ लेफ्ट पार्टी के लोगों को भी टिकट दिया है, पिछले दिन लेफ्ट बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिया है उसने। तो ओरिजिनल तौर पे वो केजरीवाल बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो संभव नहीं है। पता नहीं वो नित्यानंद राय के खिलाफ, सॉरी, नित्यानंद राय के लोकसभा सीट जो नागपुर है, वहां से वो चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो उन्होंने नितिन नवीन लड़ रहे हैं उनके खिलाफ भाजपा में, नितिन जी हाँ, नितिन नवीन के खिलाफ बांकीपुर से लड़ रही है वो। हाँ, बांकीपुर से लड़ रही है। तो आप वो समझ सकते हैं कि वो नितिन नवीन तो वो उसके मुकाबले कितना टक्कर दे सकती हैं, तो ये पता नहीं। और सीट तो दूर दूर तक, सीटें इसको आनी है, वो सीट आएगी आपको क्या कहते हैं, जेडीयू नीतीश कुमार के नाम पे मुख्यमंत्री वाली सीटें, और दूसरी आरजेडी के नाम पे। तीसरा बीजेपी अनुमान लेना चाहेंगे क्या? एक राजनीतिक अनुमान लेना चाहेंगे कि इस बार लोजपा भाजपा के कितने प्रतिशत वोटरों को जदयू जहां से लड़ रही है अपने तरफ रुझाने में कामयाब होगी? और आपको क्या लगता है कितने सीटें हासिल कर पाएगी लोजपा? एक अनुमान जानना चाहेंगे, एक प्रेडिक्शन बस। बिल्कुल, लोजपा सीट मुझे लगता है कि सीटें तो नहीं ले पाएगी, लेकिन बीजेपी की कोर करता परसेंटेज है, बीजेपी का 52% तक वोट परसेंटेज गया था, परसेंट तो लोकसभा में था। तो उनमें से बीजेपी का जो लॉजिकल वोटर्स है, जो करता है, वो कहीं ना कहीं इससे चिंतित है कि आत्मनिर्भर तो ये, लेकिन बीजेपी बिहार कहाँ आत्मनिर्भर है? मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं दिख रहा, उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि उससे कम है या ज्यादा है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो भविष्य में वहां से क्या निकल के आ रहा है? तो वो जो कैडर वाला पार्ट है, वो कहीं कहीं ताग में जो वोटर है बीजेपी का, वो थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा, 3 से 4% वोट शिफ्ट हो सकता है, जहां उनके कद्दावर नेता है, जैसे राजेंद्र सिंह जैसे लोग हैं, रामेश्वर चौरसिया जैसे लोग हैं, एनडीए में जो लोग हैं, उन्हें एनडीए के जिन लोगों को, जिन वोटरों को, जिन कोर वोटरों को, कोर कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार के चेहरे से ऐतराज है, उनका वोट प्रतिशत लोजपा की तरफ शिफ्ट होता आपको दिख रहा है? बिल्कुल, लोजपा के तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये क्या मान सकते हैं जी हम कि लोजपा के पास सत्ता की चाबी इस बार बिहार चुनाव में हो सकती है? बिहार नहीं, आप नहीं तय करिए, क्योंकि जो ये रिजल्ट आने वाला है वो आपको टुकड़े टुकड़े में नहीं आएगा, वो प्रॉपर मेजोरिटी आएगा, क्योंकि वोट शिफ्ट होता है। आप माइंड सेट देखिए ना, मैंने आपको कहा ना कि जो वोट लास्ट में शिफ्ट होता है, जिस दिन अंतिम चुनाव होगा, उनको लगेगा वो जो है उनके आरजेडी और जेडीयू, सॉरी इनके एमवाय समीकरण, तो लास्ट में तय करते हैं कि कौन जीत रहा है, उसके साथ हम जाएंगे। जी, एक बेहतरीन बात हर्षित जी हमें बेहतरीन बात बता रहे हैं कि बिहार के चुनावी मिजाज पर हम बात कर रहे थे। तो बिहार का चुनावी मिजाज हर्षित जी के मुताबिक तो अभी तक स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। चुनाव जैसे जैसे पास आते जाएगा मिजाज करवट लेते रहेगा
और करवट तब तक लेते रहेगा जब तक जनता ईवीएम का बटन नहीं दबा देती। तो 28 को मतदान है, 3 को मतदान है, 7 को मतदान है, 10 को परिणाम आने वाला है। 10 को जिससे जुड़ेंगे और तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और आपका हम बिहारी के दर्शकों की तरफ से बेहद धन्यवाद, आभार कि आप ने हमारे साथ समय दिया। और एक मेरी भी खुशनसीबी है कि आप हमारे विश्वविद्यालय में जहां से मैं पढ़ा हूं मेरे अग्रज रहे हैं। तो आपको एक बार पुनः नमस्कार और हमारे ऊपर स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। जी, जाते जाते हम बिहारी के दर्शकों को अपनी बात अभिषेक जी, आप लोग बहुत अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कहीं पत्रकारिता करके हम लोग बाहर के लिए काम करते हैं। अलग अलग आपने भी ईटीवी भारत में काम किया, शिव नारायण ने भी, अलग अलग लोगों ने, लेकिन हम बिहार के लिए प्रॉपर तैयार करके हम उनके लिए वहां काम रहे हैं आज के समय में। तो इन सबका सौभाग्य है कि आपके साथ हम जुड़ करके वहां की वास्तविक स्थिति क्या है उसका विश्लेषण कर सके। तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और आगे भी आशा है कि हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तमाम दर्शक जो हम बिहारी को देख रहे थे, सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार।